हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। आज हम बात करते हैं। मैंने हिंदू लॉ लेक्चर से जो शुरू कर रखी है, जिसमें मैंने हिंदू लॉ लेक्चर 1 लेक्चर 2 कवर कर दिया। लेक्चर 2 में मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स कवर किया है। उसकी वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर चुकी है और उसके नोट्स जैसे ही आप लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, आई विल शेयर विथ यू ऑल। अब मैं करती हूँ हिंदू लॉ लेक्चर 4 की सीरीज शुरू। ये आप अपने एलएलबी के एग्जाम के पर्पज से, जुडिशरी के एग्जाम के पर्पज से आप ये मेरी वीडियोस के लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। दे आर वेरी नोट्स वर्दी एंड यू कैन ओनली जस्ट रीड अप एंड यू विल गेट द आइडिया व्हाट द लॉ इज टॉक अबाउट एंड व्हाट यू कैन राइट अबाउट द सेक्शन इन योर एग्जाम्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 10 से, हमने अब तक सेक्शन 9 तक कवर कर लिया है, तो हम सेक्शन 10 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने, आप देख रहे होंगे, इसमें लिख भी रखा है कि सेक्शन 10 को आपको कितना पढ़ना है। तो सेक्शन 10 को आप सिर्फ अगर रीड भी दे देते हो तो वो इतना सफिशियंट है, क्योंकि वो रीड करके ही समझ आ जाएगा। तो सेक्शन 10 आपका रीड थ्रू सेक्शन है, ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। तो इसमें हम एक बार इसको समझ लेते, एक बार पढ़ लेते। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी शादी बेशक इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, यानी कि इस एक्ट के शुरू होने से पहले या इस एक्ट के शुरू होने के बाद हुई हो, और उसको कोई भी उसके लिए पेटिशन प्रेजेंट करता है कोर्ट में कि हमें जुडिशियल सेपरेट चाहिए, और जो ग्राउंड्स मेंशन है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में, और वाइफ कर सकती है, वाइफ और भी ग्राउंड्स प्रेजेंट कर सकती है जो सबसेक्शन 2 में मेंशन है सेक्शन 13 के। वाइफ उन ग्राउंड्स पे भी जुडिशियल सेपरेशन की मांग कर सकती है, बट द मेल पार्टी कैन, यानी कि हस्बैंड ओनली कैन file the petition on the ground mentioned in subsection 1 of section 13. We will discuss it with another lecture series. तो हम फिर देखते हैं। और सेक्शन इसके 2 के वो वही ग्राउंड है जो डाइवोर्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद पार्टीज के पास कोई भी उनका ऑब्लिगेशन नहीं होता कि अब उनको साथ रहना है। लेकिन अगर कोई भी पार्टी चाहे कि ये, मतलब कि उस ग्राउंड को, कि वो ग्राउंड नहीं है, वो गलत ग्राउंड है जिसपे हमें जुडिशियल सेपरेशन दिया है, पेटिशन कोर्ट में डाल सकती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई ये सच्ची है, तो कोर्ट उसको फिर क्या कर सकता है, जो उसने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दी थी, कोर्ट उसको खारिज कर सकता है, उसको वापस ले सकता है, उसको रिसाइन कर सकता है। अब हम चलते हैं वॉइड मैरिजेस पे। तो वॉइड मैरिजेस कौन सी होती है? वॉइड मैरिजेस वो होती है, सिंपल सी बात है, जो सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 इनकी जो कंडीशंस है वो लिखी हुई है। मैंने सेक्शन 5 के पहली लेक्चर सीरीज में आपको समझा दिया। अगर आपको ये देखना है तो आप मेरी पिछली लेक्चर सीरीज में जाके देख सकते हैं। तो जो सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 को कॉन्ट्रावेन करती है, मतलब कि उनसे उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो वो मैरिजेस क्या होगी? वॉइड होगी, ठीक है। और वो मैरिज वो होगी जो इस एक्ट के सोलिमनाइज, यानी कि इस एक्ट, सॉरी, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद, यानी कि इस एक्ट के लागू होने के बाद वो मैरिज, वो शादी हुई होगी। तो उस शादी को नल और वॉइड घोषित किया जा सकता है। कोई भी पार्टी अगर पेटिशन वो करती है, कोर्ट में डालती है, इन एनी ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन इन, जो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है उनकी शादी, कौन सी? जो सेक्शन 5 के क्लॉज 1, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करती है, तो उनकी शादी क्या हो जाएगी? उनकी शादी हो जाएगी खारिज, उनकी शादी हो जाएगी नल एंड वॉइड, ठीक है। अब हम चलते हैं। आपको इसके नोट्स में यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ। इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दैट पार्ट आई विल शेयर विथ यू, ओके। अब हम चलते हैं वॉइडेबल मैरिज पे। तो वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी मैरिज, इसमें बिफोर वाली भी कवर होगी। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। वॉइड मैरिज में जो शादी एक्ट के कमेंसमेंट, यानी कि एक्ट के लागू होने से पहले हुई है, वो कवर नहीं होगी। लेकिन वॉइडेबल मैरिज में जो शादी बेशक एक्ट के कमेंसमेंट से होने पहले हुई है या बाद में हुई है, इसमें दोनों कवर होगी। तो इसमें एक ये डिफरेंस है। अब हम चलते हैं। वॉइडेबल होगी कोई भी इनमें से फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब देखते हैं हम कौन कौन से ग्राउंड्स पे शादी को वॉइडेबल घोषित कर सकते हैं, उसको मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं वॉइडेबल। इम्पोर्टेंसी,
मैरिज कैन नॉट बी कंज्यूमेटेड ड्यू टू इम्पोर्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट, मतलब कि पेटिशनर तो वही होगा जो पेटिशन डालेगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर कोई इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यानी कि द वन पर्सन हु कैन नॉट प्रोड्यूस द चाइल्ड, दैट इज इम्पोर्टेंसी। तो फिर अगर कोई ऐसा है तो उस केसेस पे भी शादी को वॉइड घोषित कराया जा सकता है, दैट ही इज इम्पोर्टेंट और शी इज इम्पोर्टेंट। अगला है इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कॉन्सेंट। देखो इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से लिख रखा, अगर आप बेयर एक्ट में जाके देखोगे तो बहुत ही आपको ऐसे लैंग्वेज दिखेगी, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आ जाएगा एकदम क्लियर। आपको बेयर एक्ट में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने हेडिंग विथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन वन लाइनर्स, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी कि कंसेंट देने के वो लायक नहीं था, कैपेबल नहीं था, वो उस टाइम उसकी दिमागी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कंसेंट दे सके। एट द टाइम ऑफ मैरिज पार्टीज इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसके अनसाउंड ऑफ माइंड की वजह से उसकी दिमागी हालत इतनी सही नहीं थी कि वो वैलिड कंसेंट दे सके शादी के लिए, और उसकी शादी कर दी गई। या फिर वो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है टू एन एक्सटेंट कि भाई उसकी शादी नहीं कर सकते, ऐसे उसको मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसा उसको कुछ मेंटली डिसऑर्डर है कि वो शादी नहीं कर सकता, वो शादी कर देगा तो वो शादी के ऑब्लिगेशंस को नहीं निभा पाएगा और बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता। अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, उसको बीच बीच में दौरे पड़ते हैं। ये सारे रीजन, ये सारे ग्राउंड्स है जिसपे आप शादी को वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कंसेंट ऑफ द गार्जियन और द कंसेंट ऑफ द पैटिशनर। मतलब कि अगर गार्जियन है, मतलब कि उसकी, मतलब कि कोई फादर मदर है, या फिर कंसेंट ऑफ द पैटिशनर जिसकी खुद की शादी हुई है, ठीक है, वो तुम ऑप्टेंड करिए तुमने फ्रॉड से, यानी कि तुमने शादी से पहले झूठ बोल दिया कुछ चीजों को लेके, लेकिन वो चीजें झूठ थी। मतलब कि इसको एक तरीके से मिस फ्रॉड कैन ऑल्सो बी ऑल्सो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि हमने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया, या तो लड़की की कुछ एज को लेके झूठ बोल दिया, या फिर वो बच्चे पैदा कर सकती, ये तो खैर ग्राउंड है ही, ये भी। या फिर वो किसी और से उसको, उसका मतलब कोई चक्कर चल रहा है, या लड़के का, कोई लड़का किसी और से प्यार करता है, या लड़की किसी और से प्यार करती है, और हमने शादी के टाइम झूठ बोल दिया, एज छुपा दी हमने फॉर फैक्ट, और हमने किसी भी तरीके का झूठ बोल दिया, या फिर हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटस अलग दिखा दिया, या जैसे जॉब वाले होते हैं हमने अपना जॉब का अलग पैकेज दिखा दिया और उनका उतना पैकेज नहीं था। गवर्नमेंट सर्विस वाले होते हैं कि उन्होंने इतनी अपनी बता दी कि हम इस पोस्ट पे और वो उस पोस्ट पे नहीं है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये फ्रॉड होते हैं कि तुमने शादी से पहले उस टाइम क्या बोलते हैं, फ्रॉड करा हमारे साथ, तुमने फ्रॉड से हमारी कंसेंट ली, हमने तुम्हें हाँ इसी वजह से कहा था, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस केस में भी हम शादी को फ्रॉड डिक्लेयर करके, मतलब कि इन्होंने हमारे साथ जो हमारी कंसेंट है फ्रॉड से ली है, उस पे हम शादी को वॉइडेबल, वो शादी वॉइड हो सकती है, शादी को खारिज करा सकते हैं, डिक्लेयर करा सकते हैं हम शादी को वॉइड। ठीक है, और फिर अगला क्या है कि रिस्पोंडेंट शादी के वक्त प्रेग्नेंट है किसी और इंसान से पेटिशनर के अलावा, यानी कि कोई महिला है, कोई वुमेन है, वो पहले से ही प्रेग्नेंट है और किसी मेल इंसान के साथ बजाय जिससे उसकी शादी होने वाली है, वो किसी और से प्रेग्नेंट हो चुकी है और घर वालों ने बताया नहीं, ऐसा बहुत केसेस में होता है, तो उस केस में भी आप शादी को वॉइड घोषित करा सकते हैं, मतलब कि वॉइड उसको डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, पेटिशनर अंडर दिस ओनली बी एंटरटेन इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। अब इतने जो भी ग्राउंड्स है इसमें पेटिशनर कोर्ट में कब ली जाएगी, जब कोर्ट सेटिस्फाई होगा, कोर्ट को लग रहा होगा हाँ जो इन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि इसको इंसेनिटी होती है, ये प्रेग्नेंट है, या फिर इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, इनकेपेबल है, इनमें से किसी भी चीज पे कोई भी एलिगेशन लगाता है तो कोर्ट उस पेटिशन को जब भी एंटरटेन करेगी अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है इन 4 कंडीशंस पर। देखो अगर आप बैरक खोलोगे ना, यू विल नॉट फाइंड इतनी क्लियरिटी जितनी मैं आपको इस वीडियो में, मतलब मैंने अपने नोट्स में बनाई है, तो अब मैं आपको इसका पढ़ा समझाती हूँ।
कोर्ट अगर सेटिस्फाई नहीं होगी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, तो कोर्ट क्या करेगी, नहीं करेगी, उसकी मैरिज को वॉइड घोषित नहीं करेगी, उसकी पेटिशन नहीं लेगी तो उसको वॉइड घोषित कैसे कर देगी। अब हम चलते हैं इसके ग्राउंड्स देखने के लिए कि कोर्ट कब सेटिस्फाई होती है। That the petitioner was at the time of marriage ignorant of the facts alleged, मतलब कि शादी के वक्त उसको पता था कि ये बातें हैं, फिर भी वो इग्नोर कर रहा था। ठीक है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं डाउट था, बट ही इज स्टिल इग्नोरिंग। मान लो शादी से पहले किसी को पता लग जाता है कि यार इसने ना हम सारे साथ फ्रॉड किया, इसने हमें झूठ बोला, इसकी तो ये गवर्नमेंट जॉब थी भी नहीं, ये तो इस पोस्ट पे भी नहीं था, ये तो छोटी पोस्ट पे, उसके बाद भी तुम शादी कर लेते हो, तो फिर वो पेटिशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। अगर आपको शादी से पहले किसी भी चीज का पता लग जाता है और द फॉलोइंग ग्राउंड विच हैव मेंशन्ड अबव, तो फिर आपकी पेटिशन को कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। अब हम अगले पे चलते हैं। इन द केस ऑफ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विथ इन 1 ईयर, मान लो शादी हो चुकी है, ठीक है, और इनमें से कोई भी ग्राउंड वैलिड है, ठीक है, एक्ट के कमेंसमेंट यानी कि एक्ट के लागू होने के 1 साल के अंदर आपको फिर कंप्लेंट करनी है, क्योंकि 1 साल का टाइम आपको बहुत होता है। एक्ट के लागू होने के बाद अब ये कानून आ गए, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। आपने लॉ में बहुत बार पढ़ा होगा कि लॉ इज नॉट फॉर लीजी पीपल, ठीक है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, ठीक है। तो फिर शादी आपकी इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले हो गई है, तो आपको इस एक्ट के कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर वो मतलब कि अपनी पेटिशन प्रेजेंट करनी है, ठीक है। अगर शादी हुई है इस एक्ट के लागू होने के बाद यानी कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, तो शादी के 1 साल के अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। आप 1 साल के बाद शादी के नहीं जा सकते, क्योंकि 1 साल से क्या आपको ये चीजें नहीं पता लगी। तो लॉ इज नॉट फॉर द लेजी पीपल, ये दोनों फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं कि मैरिज सोलेमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और मैरिज सोलेमनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दोनों में क्या है, एक में है विथ इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट में सिर्फ कि आपको, क्योंकि एक्ट के बाद ही तो, और एक्ट आने से पहले जो शादी हुई है उसको तो ऑब्वियस सी बात है एक्ट आने की बाद की डेट देंगे, और जो एक्ट आने के बाद की शादी हुई है तो उसको ऑब्वियस सी बात है शादी की बाद की डेट देंगे। सो देर इज इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं। नो इंटरकोर्स हैज बीन बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड पेटिशनर विद द कंसेंट ऑफ पेटिशनर आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दिस फैक्ट, जैसे ही इनमें से किसी भी ग्राउंड का पता लग गया है पेटिशनर को, उसके बाद वो कोई भी इंटरकोर्स नहीं कर रहा, मतलब कि कोई भी इंटरकोर्स नहीं हुआ है रिस्पोंडेंट और पेटिशनर के बीच विद द कंसेंट ऑफ पेटिशनर, मतलब कि पेटिशनर ने अपनी कंसेंट से कोई भी इंटरकोर्स नहीं किया है रिस्पोंडेंट के साथ। ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं आपको पता लग गया वो मेंटल डिसऑर्डर, वो प्रेग्नेंट है, किसी फ्रॉड किया, फिर भी आपके उसके साथ शादीशुदा रिश्ते निभा रहे, मैरिटल रिलेशंस निभा रहे, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यू कैन नॉट हैव 2 लड्डूस इन योर हैंड। ये कहानी, एक ही कहावत है ना, आपने कभी किसी आदमी को देख रखा है कि वो दोनों हाथ से लड्डू खा रहा हो, तो दिस इज ऑल लाइक दैट। तो फिर अब हम पढ़ते हैं द नो पेटिशन फॉर एन्यूलिंग अ मैरिज विल बी एंटरटेन्ड इफ द पेटिशन, कोई पेटिशन एंटरटेन नहीं की जाएगी, इसमें क्या है, इन केसेस में अगर इस पे कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो की जाएगी। और ये केसेस है, इनमें अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट क्या करेगी, ये शादी को एन्युअल करने के लिए अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मीट करती है तो वो उस पेटिशन को नहीं लेगी, एंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या है इसका पहला, द पेटिशन इज प्रेजेंटेड आफ्टर द 1 ईयर्स ऑफ फोर्स हैज बीन डिस्कवर्ड और सीज टू ऑपरेट, कि आपको पता लग गया उस चीज के बारे में और आप उसके 1 साल बाद कंप्लेंट कर रहे हो, 1 साल का टाइम दे रखा है आप उसके, तो फिर नहीं होगा।
The petitioner leaving with his full consent with after the discovery of fraud or after the force has ceased to operate. आपको पता लग गया धोखा है या जो भी फैक्ट ऊपर मतलब कि जो भी कंडीशन होगा आपको पता लग गया, उसके बाद भी आप आराम से रह रहे हो रिस्पोंडेंट के साथ, तो फिर ये नहीं होगा। मतलब ऊपर वाली बात है, बस इसको मैंने आपको और क्लियर करके लिखा ताकि आपको कहीं से भी आप डायरेक्ट पढ़ो तो आपको दिक्कत ना आए। यू कैन रेफर ओनली माई नोट्स। अब हम पढ़ते हैं अगला। देखो जैसे मैंने आपको बताया इसका ये केस लॉ है कि जो मैंने आपको बताया ना फ्रॉड वाला, तो इसका ये केस लॉ है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एज एंड फैक्टम ऑफ हैविंग मेजर चिल्ड्रन बाय हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज अमाउंट्स टू फ्रॉड। कि आपकी भाई आपने एज नहीं बताई, ठीक है, और आपके पास बच्चा है दोस्तों, वो फ्रॉड होगा। एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ हैविंग बियरिंग ऑन मैरिज, मैरिज फाउंडेड ऑन फ्रॉड फ्रॉम वेरियस इंसेप्शन इज, वो उसको न्यूलिटी घोषित। इस केस का नाम है सुंदर लाल सोनी वर्सेस श्रीमती नमिता जैन। तो आपको जब भी जुडिशरी एग्जाम ले लो या फिर कॉलेज का एग्जाम ले लो, तो वहां पे आपकी पूरी पूरी आप वहां पे केस का चिट्ठा लिखोगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। वहां पे सिर्फ आपको उतने केस को तवज्जो, उतने केस को इंपॉर्टेंस दी जाएगी दैट इज रेलिवेंट टू दैट आंसर। तो इसमें आ जाता है, अगर इनमें से इस ग्राउंड के ऊपर आंसर आता है फ्रॉड के ऊपर, तो आप आराम से इतनी लाइन लिख के और फिर ये केस का नाम लिख के आराम से लिख सकते हो। और इतना ही लिखना होता है क्योंकि एग्जामिनर वहां पे आपको वो इतना सारा नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ ये पढ़ेगा व्हाट इज रेलिवेंट टू दैट क्वेश्चन। अब हम अगला पढ़ते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन एज टू द एज। एज के बहुत आजकल हो रहे हैं, एज के और सर्विसेज की बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन एज टू द एज ऑफ ब्राइडग्रूम मेड टू द मदर हु एक्टेड एज एजेंट एंड डॉटर कंसेंटेड फॉर द मैरिज बिलीविंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। उसने झूठ बोल दिया एज का और उन्होंने कंसेंट किस चीज पे दे दी कि इन्होंने सही बोला है, तो ये भी फ्रॉड हुआ। ये केस है आपका बबू इपनमते वर्सेस राम आज्ञा सिंह, AI 1968, पटना 10190। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो यू विल, अब आपको ये दोनों, ये जो मैंने आपको सेक्शंस कवर कराए हैं, सेक्शन 12 और सेक्शन 10, 11, 12, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। और आपको इससे जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो प्लीज मेल मी एट द lawminds13@gmail.com विद द सब्जेक्ट हिंदू लॉ नोट्स। ओके, और हमारे लॉ माइंड्स में इंटर्नशिप की एप्लीकेशंस भी खुली हुई है फॉर द month of September. You can visit our website to see the performance of interns and to see their testimonials. If you find that suffice, you can fill the form and apply for the internship. Thank you so much. Please be with my channel. I will share more lecture videos on the upcoming topics. Thank you so much, and I will also in later part B provide certificate courses to you all regarding this subjects which is very beneficial when you apply for internships. Thank you so much. Please like my video, share my video and comment on my video, and please subscribe my channel.